हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। हमारे चैनल के माध्यम से घटना चक्र 2022 की एक कंप्लीट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लगातार वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। इंडियन ज्योग्राफी पे आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और फिजिक्स की भी सीरीज चलाई जा रही है और अब आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि अब हमारे चैनल पर भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन यानी कि भारतीय संविधान की सीरीज भी शुरू की जा रही है आज से, जिसमें 1990 से 2022 तक के सभी प्रश्न पत्र शामिल हैं। साथ ही साथ यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा भी शामिल किए गए हैं, जो भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा। और मैं बता दूं, ये यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, जिसके बिहाफ पर ही आपका सिलेक्शन निर्भर करेगा। अगर आप घटना चक्र को बिना पढ़े जाते हैं तो हो सकता है कि आपका यूपीपीसीएस प्री ना निकल पाए और फिर बाद में पछताएंगे। इसलिए घटना चक्र को बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ के जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। हमारा टॉपिक है भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। ये हमारा जो है कि पॉलिटी हो गया, और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। तो हम देखते हैं दोस्तों कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है वो दो पार्ट में डिवाइड होकर हुआ है। कैसे हुआ है? एक तो होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत होता है, जो कि 1773 से होता है। जैसे आप देख सकते हैं संवैधानिक विकास दो पार्ट में हुआ है। एक हुआ है 1773 से 1853 तक, दूसरा हुआ ब्रिटिश ताज 1858 से 1947 तक। होता क्या है कि जब 1857 की क्रांति होती है और जब उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, यानी उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो ब्रिटिश अधिकारियों को यह पता चलता है कि ये जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो सुधार किए जा रहे थे या जो भी एक्ट लाए जा रहे थे, जो भी कार्यप्रणाली अपनाई जा रही थी, उससे असंतुष्ट होकर भारतीयों ने क्रांति की। तो 1857 के बाद 1858 में भारत पर ब्रिटिश महारानी का जो है या ब्रिटिश ताज का जो है कि शासन हो गया और कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। इसीलिए जो 1858 से पहले 1853 का एक्ट हुआ था पारित, इसलिए हम वहाँ तक के पूरे प्रोविजंस को हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पढ़ते हैं। उसके बाद ब्रिटिश शासन के अधीन पढ़ते हैं हम 1947 तक। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंपनी के शासन के अंतर्गत कि क्या डेवलपमेंट हुआ या कैसे कैसे कंपनी आगे चलती है। तो देखते हैं कंपनी के शासन हेतु पारित किए गए जो भी अधिनियम थे उससे समय, तो हम कुछ फुट नोट्स देखेंगे, छोटे से नोट्स, और फिर उसके बाद हम प्रश्न करेंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला पॉइंट क्या मिला? 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर हुआ करते, जैसे रॉबर्ट क्लाइव हुए थे, तो उनको जो है कि पद बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस पर सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ही पहला गवर्नर जनरल बनता है। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद भी रखी गई कि जो गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे, मदद करेंगे। वो 4 सदस्य की एक टीम बना दी गई और जिनका कार्यकाल भी निश्चित कर दिया गया था कि 5 वर्ष तक एक कार्यकाल आपका रहेगा। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया और फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल इस काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। ये जो 4 सदस्य थे, इसमें आपके फ्रांसिस आएंगे, क्लेवरिंग आएंगे, मानसन आएंगे और बारवेल। ये लोग वॉरेन हेस्टिंग्स की हेल्प करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बना दी गई। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। ध्यान देना कि गवर्नर जनरल के पास सैनिक शासन भी था और असैनिक, यानी कि नागरिकों का शासन भी इसी को देखना था और सैनिक शासन भी इन्हीं को देखना था। साथ ही साथ इसे प्रमुख मामले यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था, कि विदेश नीति के अंतर्गत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी भी किसके अधीन आ गई? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन। इसी एक्ट के तहत यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही एक प्रोविज़न किया गया था कि कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि टोटल कितने हो गए? 1 + 3 = 4। जैसे आज वर्तमान में कितने हैं हमारे यहाँ? तो आज हम बात करते हैं तो 1 + 30 की हम बात करते हैं और 31 सुप्रीम कोर्ट में जो है कि जज हैं हमारे। तो उसी तरीके से कलकत्ता में खोला गया था, तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि निजी व्यापार करने की वजह से क्या हो रहा था कि कंपनी घाटे में जा रही थी और जो उसके अधिकारी थे, कर्मचारी थे कंपनी के, वो ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहे थे।
इसके आगे हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है, जिसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। यानी कंपनी प्रशासन कैसा कर रही है, शासन कैसे चला रही है, भारत में नीतियां क्या लागू कर रही है, इसको तो दूसरा विभाग देखेगा। जो इसी में हम देखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सीओडी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से चले आ रहे थे, तो अब इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं व्यापारिक काम कि कहाँ पे हमें आर्थिक नीतियों को लगाना है, कहाँ हमें व्यापार करना है, किस देशों के साथ किस वस्तुओं का व्यापार करना है, इन सारी चीज़ों का डिवीज़न कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई। निदेशक मंडल का मतलब क्या हो गया, COD, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएंगे। परंतु जो राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, का गठन किया गया। तो आपसे कंफर्म होना चाहिए कि COD तो तभी बन जाती है जब कोई कंपनी बनती है, तो उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हैं, यानी कि डायरेक्टर्स की एक कमेटी होती है। लेकिन उस कंपनी पर नियंत्रण करना था कि आप पॉलिटिकल काम जो है कि अब कोई और करेगा नहीं, राजनीतिक कार्य कोई और करेगा। तो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, या यूँ कहें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। ऑप्शन होंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट। फिर 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को एक विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दे दिया गया। अगर गवर्नर को लगता है कि उसकी जो कमेटी है, जिसमें मानसेन, बारवेल, क्लेवरिंग, ये लोग थे, फ्रांसिस वगैरह, अगर इनका निर्णय अच्छा नहीं है तो मतलब कि रद्द भी कर देंगे, वो निर्णय को रिजेक्ट कर सकते हैं। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। जैसे आज हमारे वर्तमान में जितने भी राष्ट्रपति हमारे नियुक्त किए जाते हैं आज़ादी के बाद, उन सभी को प्रधान सेनापति भी घोषित किया जाता है, यानी कि तीनों सेनाओं का वो चीफ होता है, प्रमुख होता है। वैसे ही गवर्नर जनरल को भी प्रधान सेनापति घोषित किया गया था। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, और ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे। सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने प्राप्त किए थे। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। वहीं कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। अर्थात 1813 में चार्टर में पहली बार संशोधन किया गया कि अब कंपनी केवल भारत से व्यापार नहीं करेगी, बल्कि भारत से और भी ब्रिटिश लोग व्यापार कर सकते हैं, बस चीन और चाय को छोड़ के। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर, जो व्यक्ति अभी तक केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था और उसके अंतर्गत मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को शामिल किया गया था, अब उसको क्या किया गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके तहत जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वो बनते हैं आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें लिखा है, इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हो नागरिकता या आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16 में ये प्रोविज़न आज वर्तमान में दिए हुए हैं कि हम इन आधारों पर भारतीयों से भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो प्रोविज़न था 1833 की धारा 87 में ही मिल गया। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। वहीं 1833 के एक्ट के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में केवल उसे राजनीतिक कार्य ही करने थे, यानी कि अब यहाँ पे BOC की भूमिका बढ़ गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी कि चौथा सदस्य भी सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, लॉर्ड मैकाले, और इन्होंने ही आगे मैकाले मिनट लिखा, जो आगे हम बताएंगे। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी जो इससे पहले केवल बंगाल तक कानून बनाते थे, बाकी पूरे भारत में देसी रियासतें चल रही थी, मराठा रियासत चल रही थी, जितने भी अपने अपने क्षेत्र में राजा रजवाड़े थे वो शासन कर रहे थे, या केंद्र में मुगल सत्ता शासन कर रही थी, इस तरीके से शासन चल रहा था। लेकिन अब पूरे भारत के लिए जो है कि कानून बनाने का अधिकार मिल गया इन्हें। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया कि अब हम किसी भी पद पे
किसी व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो है कि योग्यता संबंधी मानदंड अपनाएंगे कि चाहे फिर उस पर कोई भारतीय व्यक्ति या कोई यूरोपीय व्यक्ति अगर सफल होता है एग्जाम देके तो हम उसे जो है कि वो पद दे देंगे। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई और विधि निर्माण हेतु भारतीय अर्थात केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। 1853 के चार्टर के तहत भारतीय अर्थात केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और साथ ही साथ जो है कि यहाँ पर क्या था, सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो ये ध्यान देना कि खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ जरूर 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया, लेकिन भारतीय इसमें शामिल हुए कि नहीं, या जो है कि यह परीक्षा भारत में हो रही थी कि नहीं, या भारतीयों के लिए इसमें 21 वर्ष की अवस्था थी कि नहीं, ये सारी बातें अभी हम अगले चैप्टर में क्लियर करेंगे। इसी के द्वारा जो हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ताज के अधीन जब व्यवस्था आती है भारत की, तब हम सारी चीज़ों को और समझेंगे। बस इतना जानना है कि यूपीएससी जो आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के लिए, उसमें खुली प्रतियोगिता होने लगी। पहले तो क्या होता था कि यूरोपीय लोग व्यक्तियों को ऐसे ही वंशानुगत तरीके से नियुक्त कर दिया जाता था, या अपनी इच्छा अनुसार राजा तय कर देता था या ब्रिटिश गवर्नर तय करते थे। लेकिन अब इसमें खुली प्रतियोगिता कर दी गई कि जो व्यक्ति परीक्षा में पास होगा वो व्यक्ति जो है कि सफल माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा फेयरनेस इन्होंने बढ़ाया। आइए हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे हम पहले। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था? मैंने बताया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि इसी में 1+3 का कॉन्सेप्ट भी था, यानी कि पहला जो है कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी होते थे। आइए हम देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी, और इसके एलिजा एम्पे थे, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ मतलब कि यहाँ पे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, सही है, अभी हमने पढ़ा। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं, ये अन्य न्यायाधीशों में थे, मुख्य न्यायाधीश में नहीं थे। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, केवल पहला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। इसमें कह रहा है नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी कि बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई थी? हमने उसी समय बताया आपको कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई। रेगुलेट मतलब नियामक करना। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो देखिए, कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 में होती है, और ब्रिटिश जो मिशनरी थी या जो है कि ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने की जो क्षमता थी, यानी उनको परमिशन मिली थी भारत में 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं बीओसी की स्थापना 1784 में हुई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में, इंग्लिश मिशनरियों या ईसाइयों का धर्म प्रचार करने की क्षमता 1813 में, और कानूनी सदस्य जो कि मैकाले को नियुक्त किया गया था वो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा आया था व्यक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो यहाँ पे अब हम अंग्रेजी शिक्षा की नींव में जो संबंधित जो भी आपके जो है कि पॉइंट्स हैं इनको हम देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 1813 के चार्टर एक्ट, बिल्कुल सही। इसी में जो है कि 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था भारतीय शिक्षा पे खर्च करने का, तो ये भी पॉइंट रहेगा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, यह भी शामिल रहेगा इसमें। और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, यानी इसमें विवाद चल रहा था कि हम भारतीय शिक्षा को जो है कि किस भाषा में दें, क्या अंग्रेजी भाषा में दें या भारतीय भाषा में दें। और उससे भी पहले यह बात चली थी कि क्या हम प्राचीन भारत का या भारतीय इतिहास की सभ्यता को सिखाएं या मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ाएं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, और हम देखते हैं कि यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, जो है कि क्या हो गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात की गई। वहीं 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। यानी कि यही जो है कि 1 लाख रुपए जो है कि जारी करेंगे कि भाई आप शिक्षा दीजिए। और समिति के 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम
बेंटिक जो 1828 से 35 तक के शासनकाल में सबसे बड़ा शासनकाल भी इन्हीं का माना जाता है। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेते हैं और भारत में अंग्रेजी को हायर एजुकेशन का मीडियम मान लेते हैं। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि एच टी प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, यानी कि भारतीय शिक्षा के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, यूपीआरओ में आया हुआ है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट था, जिसमें यह कहा गया था कि अब कंपनी के साथ साथ ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियां जो और दूसरी कंपनियां या ब्रिटिश व्यक्ति भी भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, केवल कंपनी अब नहीं करेगी। तो ये वाली बातें थी। जैसे 1813 की चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया था? ब्रिटिश संसद ने। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और केवल अब वो राजनीतिक कार्य ही करने लगी थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। आइए, पूछा जा रहा है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार के साथ छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही बात है कि चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी सारे अधिकार समाप्त। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। आइए अभी हम इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। दोस्तों ये तो अभी देखते हैं हम, IAS प्री 2019 का प्रश्न है और ये पहला और दूसरा ऑप्शन ही सही है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ऐसा नहीं है, वो आएगा 1858 के बाद से आएगा। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को भी सुदृढ़ कर दिया गया। हालांकि कंपनी को 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंप दिया गया था इस तरीके से, तथा यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इसलिए जो है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारतीयों को जो है कि कुछ अधिकार दिए जाने शुरू कर दिए गए थे। जैसे देखते हैं यहाँ पे 1833 की धारा में यह सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया, धारा संख्या 87 में, कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण यानी कि कलर, इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के लिए अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा अब। और कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु के लिए मुख्य आधार भी बनकर आती है सामने। अब हम देखते हैं। तो दोस्तों ये तो थे आपके कंपनी के अधीन। अब हम पढ़ेंगे इसी में ब्रिटिश राज के शासन अधीन पारित अधिनियम, जो कब से कब तक शुरू होते हैं। हमने यहाँ पे बताया भी है आपको, जब स्टार्टिंग की थी हमने चैप्टर की, तो उसमें बताया था कि 1773 से 1853 ये तो था ब्रिटिश कंपनी का। लेकिन जब ब्रिटिश राज की बात करेंगे हम, तो ये आता है 1858 से लेके आज़ादी तक, 1947 तक। तो अब हम इसके कालक्रम को समझेंगे यहाँ पर। देखिए, ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, यानी कि कैबिनेट मंत्री का, और जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यानी ये जो भारत के राज्य सचिव हैं, जो ब्रिटिश संसद में रहते हैं, ब्रिटिश संसद में मंत्री के पद पर रहते थे, उन्हीं के अधीन जो है कि पूरी पावर दे दी गई कि पूरे भारत का संपूर्ण नियंत्रण अब यही करेंगे। और साथ ही साथ इनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी और इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। मतलब 1861 में यह कहा गया कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया, उसमें पहले तो हम भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करेंगे कि भारतीय भी शामिल हो, प्लस जो बंगाल के अधीन मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी आ गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में, अब उन्हें पुनः कह दिया गया कि आप अपनी
पुनः जो है कि अपने कानून, अपनी शक्तियां बना सकते हैं। इस तरीके से हमने विकेंद्रीकरण कर दिया। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, यानी 1861 के अधीन, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक ही प्रभावी हो सकता है। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व की नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, परंतु यहाँ पे पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। ये 1892 के एक्ट में कहा गया कि वार्षिक बजट पर बहस कर सकते हो और प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन उसके विपरीत काउंटर प्रश्न या मतदान का अधिकार उन्हें नहीं था। यूँ कहें कि सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ हो चुका था और इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी यह। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं। मार्ले जो है कि भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो जो है कि यहाँ के वायसराय थे उस समय। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया 1909 के द्वारा। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया और पहले सदस्य थे सत्येंद्र नाथ यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार भी दे दिया। यानी जो 1892 में बस पूरक प्रश्न नहीं, केवल प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था, वो अब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी 1909 में मिल गया। साथ ही साथ इसमें जो सबसे दुखद काम किया गया कि इसमें एक पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। वहीं भारत शासन अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। 1892 में जो है कि पहली बार अपनाई तो जरूर गई थी, लेकिन गैर सरकारी सदस्य थे जो अप्रत्यक्ष रूप से नॉमिनेट किए गए थे। लेकिन 1909 में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपना लिया गया। आगे देखें, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। और इस अधिनियम में पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्र में पहली बार द्विसदन यानी कि 2 सदन अब बना दिए गए और इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली भी लागू की गई 1909 के द्वारा, जो 1935 के द्वारा उन्हें समाप्त करना था। प्रांतीय विषयों को 2 भागों, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित, इन विषयों में बांट दिया गया था। आगे देखें, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन यानी कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य था कि 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। भारत शासन अधिनियम 1935, मैं आपको बता दूं ये जो आयोग है यही साइमन कमीशन के रूप में आगे देखने को हमें मिलेगा। आगे 1928 में जो आ जाता है, जो 10 वर्ष भी पूरा नहीं करता है और मुश्किल से 7 वर्ष की ही समीक्षा करता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, फेडरेशन की। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जो एक्ट आता 1934 के नाम से। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की एक स्थापना की गई। एक तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में, यहाँ 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी की गई। कुछ प्रांतों में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया कि भारत अब आज़ाद हो गया है और इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया और इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया कि अब भारत का कोई सम्राट नहीं होगा क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश हो गया। आइए प्रश्न करते हैं इस पे हम।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो मैंने पहले ही बताया था कि 1892 के एक्ट में बजट पर बहस भी कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की जो शक्ति मिली थी वो मिली थी उन्हें 1919 के अधिनियम में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। हमने इसको पूरा डिटेल से समझ लिया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1909 मार्ले मिंटो में, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग जो है कि प्रतिनिधित्व की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो मैंने बताया था कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में होती है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है एक संघीय न्यायालय। तो सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 1937 में 1935 अधिनियम के द्वारा स्थापना की जाती है और ये प्री 2014 का प्रश्न है। देखते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी 1935 के अधिनियम के तहत। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेर थे और इन्हीं के नाम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हॉस्टल भी बनाया गया है जिसको ग्वेर हॉस्टल भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है कि इसका सही जवाब होगा। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन 1935 में स्थापित, बी ऑप्शन इस करेक्ट होगा 1937 में। 1935 का तो एक्ट था दोस्तों, 1937 में स्थापित किया गया, बी ऑप्शन इस करेक्ट हो गया। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। पढ़ते हैं इसको। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित जो वायसराय अपने अधीन शासन करता था और एक हस्तांतरित जो कि भारतीय व्यक्ति जो कि प्रतिनिधित्व दिया गया था जिनको, उनके माध्यम से चलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो आपका ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ये आईएएस प्री 2012 का प्रश्न है। 1919 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित कुछ विशेषताएं पूछा जा रहा है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन तो 1919 में लागू किया गया, 1935 में समाप्त किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था गलत, ये 1909 से आ चुकी थी मार्ले मिंटो से। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, हाँ, विधायी शक्ति केंद्र के द्वारा दे दी गई थी प्रांतों को, यानी कुछ विकेंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू कर दी गई। तो 1 और 3 सही है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात अगर हम बात करेंगे तो भारत सरकार अधिनियम जो है कि 1919, जिसमें कि ब्रिटिश सर भारत में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, क्योंकि कुछ जो शक्तियां थी, विधायी शक्तियां केंद्र के द्वारा प्रांतों को दे दी गई थी। तो यहीं से हम इसको मानते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका जो है कि प्रथम बार द्विसदनीय बनी थी, यानी कि पहली बार द्विसदन कब बनाया गया? तो 1919 में इसको केंद्र सरकार में 2 सदनों की स्थापना कर दी गई थी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई, जिसमें ऊपरी सदन था राज्य परिषद और जो कि बैठक इसकी 5 वर्ष के लिए थी कहलाता था। और इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसमें 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। वहीं निचला सदन जो है कि केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जिसकी पहली बैठक से 3 वर्ष का कार्यकाल था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से आप जो है कि 100 तो निर्वाचित कर सकते थे और 40 को मनोनीत किया जा सकता था। तो ये था दोस्तों इसका जो है कि क्वेश्चन का आंसर। अगला है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1919 के द्वारा द्विसदनीय विधायिका लाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। दोनों में से सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है। आईएएस प्री 2021 का प्रश्न है, पढ़ते हैं इसको। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में के भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान तो किया गया था मताधिकार, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था, सभी महिलाओं के लिए नहीं था। तो
तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। दूसरा कह रहा 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन से कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सही है ऑप्शन। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। यह भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ध्यान दीजिएगा, 1926, 1937, 1945 या आगे हम देखते हैं एक लास्ट ऑप्शन इसका और दिया हुआ है 1900 नहीं, बस यहीं तक दिया हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा ए और सी हो जाएगा। ए और सी 1926 और 1945 का जो केंद्रीय विधान चुनाव था वो 1919 के तहत कराया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1945। पहला 1926 था, दूसरा 1945 था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किसे थी? 1935, जो कि कितने महीने तक थी? केवल 6 माह तक जारी रह सकती है, उससे अधिक ये जारी नहीं रहती थी। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या कहता है? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों में मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। तो 1935 का तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद यहीं से लिए गए। आईएएस प्री 2012 का प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस काउंसिल की उल्लेखना पर आयोजित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यह प्रश्न बना, मतलब यह प्रश्न आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए? नहीं, ये बल्कि केंद्र को दिए गए। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया और केंद्र में लागू किया, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियाँ नहीं बल्कि केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जो है कि भारत में लागू की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था। तो यह भी जो है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही यह प्रावधान शामिल था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? 1935 से तो संघीय शासन की व्यवस्था की बात होती है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? अवशेष शक्तियां किसको दी गई? तो गवर्नर जनरल या यूं कहें कि केंद्र को दे दी गई, राष्ट्रपति को दे दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ एक महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? अवयव नहीं, देश के लिए लिखित संविधान? गलत, ये तो 1947 के बाद आता है। विधानमंडल के निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि? यह भी सही है। एक संघ की योजना पर विचार? यह भी सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित यानी नॉमिनेट किया जाना? यह भी सही है क्योंकि 140 में 40 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था और 100 लोग नियुक्त किए जाते थे, यानी कि मनोनयन होता था, उनका निर्वाचन होता था। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि लिखित संविधान की कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है? यह बिल्कुल सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ए ऑप्शन तो सही है। हाँ, तो ये ऑप्शन ही सही है क्योंकि इसमें केवल यही पूछा जा रहा है। और क्यों? क्योंकि आज हम वर्तमान में जो भारत में व्यवस्था करते हैं, संघात्मक सरकार भी वहीं से लिया, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना वहीं से, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्तता दी गई, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और फेडरल न्याय की स्थापना। तो ये सारी चीज़ें हमने यहीं से ली है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया या ब्रिटिश भारत से अलग किया गया? तो 1935 के एक्ट के द्वारा इसे अलग कर दिया गया। और अगला प्रश्न चैप्टर अब हम लोग शुरू करेंगे भारतीय संविधान और संविधान निर्माण प्रक्रिया, लेकिन यह चैप्टर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।